वहीं दूसरी तरफ चौहान मैंसन में सगाई की तैयारी जोरों शोरों से थी। आकाश जी आगे बढ़ बढ़कर सारी तैयारी खुद देख रहे थे। आकाश जी के अलावा घर के किसी सदस्य को इन फंक्शन में कोई रुचि नहीं थी। दिग्विजय जी हल्की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने कमरे में ही पूरा दिन बिताते थे। वहीं रुद्र कल से खुद को अपने स्टडी रूम में कैद किए बैठा था। उसके जहन में अब तक आकाश जी की बातें चल रही थी। अपने पिता की आंखों में अपने लिए वो भरोसा देख रुद्र खुद एक बार सोचने पे मजबूर हो गया था। उसके सामने लैपटॉप पर चल रही फुटेज को वो झुठला नहीं पा रहा था। वो ये सब देख एक गहरी सांस लेता हुआ उस वक्त की यादें लिए सोचने लगता है। फ्लैशबैक। जब रुद्र ऑस्ट्रेलिया गया था अपने काम के लिए तो अचानक ही उससे वहां जाकर पता था कि मिस्टर वियांस के बच्चे की अचानक ही मौत हो गई, जिसका जन्म अभी कुछ वक्त पहले हुआ था, जिसकी वजह से मिस्टर वियांस के साथ उनके परिवार का काफ़ी बुरा हाल था। इसलिए वो नहीं आ पाए और अपनी जगह दिव्यंका को रिकमेंड दिया। दिव्यंका का उन लोगों के साथ आना रुद्र को अच्छा तो नहीं लगा, पर वो प्रोफेशनल होकर बस अपने काम पे ही सिर्फ फोकस करता और दिव्यंका को देख रुद्र को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसके इरादे गलत हैं, क्योंकि इस बीच दिव्यंका भी रुद्र से दूरी ही बनाए रखा था और सबकी मेहनत रंग लाई और रुद्र का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, जिसकी सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी बड़ी डिनर पार्टी रखी गई। रुद्र भी इस पार्टी में शामिल हुआ। पार्टी में भी सब बेहतर था। रुद्र ने तो कोई ड्रिंक की और ना ही ऐसा कुछ खाया जिससे कोई खतरा हो। रुद्र के साथ जियान ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि रुद्र को कोई ऐसी वैसी चीज़ न दे कोई। पर पार्टी के बीच में ही जियान को एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिसके बाद रुद्र उससे कहीं भेज देता है और खुद रुद्र जब अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था तभी अचानक उसके सामने बेहोशी सी छा जाने लगी। पर वो संभल पाता उससे पहले ही पल भर में वो बेहोश हुआ ज़मीन पर गिर जाता है। रुद्र जहाँ बेहोश हुआ था उसी के कुछ कदम की दूरी से दिव्यंका, जो वॉशरूम के बाहर आ रही थी, उसकी नज़र पड़ती है। रुद्र को यूँ बेहोश देख भागकर उसके पास आती है और उसकी हालत देख परेशान होते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है। पर जब तक रुद्र पूरी तरह बेहोश था, दिव्यंका आसपास अपनी नज़रें घुमाकर चेक करती हैं ताकि हेल्प मांग सके किसी से भी। तभी कुछ पल में रुद्र का एक बॉडीगार्ड आता है उसे ढूंढते हुए और रुद्र को बेहोश देख कहता है, सर को क्या हुआ, अभी तो ठीक थे। दिव्यंका परेशान सी सूरत बनाकर कहती है, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी वॉशरूम से निकल रही थी तो मैंने इसे बेहोश देखा। तुम मेरे हेल्प करो कमरे में पहुंचाने के लिए और डॉक्टर को भी कॉल कर दो। यह सुन बॉडीगार्ड हाँ में सिर हिलाए रुद्र को उठाता है और दिव्यंका और वो मिलकर उसे कमरे में ले जाते हैं और कुछ पल में डॉक्टर उसे चेक करके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दिव्यंका बॉडीगार्ड के साथ बाहर आते हुए कहती हैं, तुम एक काम करो, डॉक्टर ने मॉर्निंग डोज की बात की, वो ले आओ। वैसे मिस्टर चौहान को अभी सो रहे हैं, पर तुम डोज लेकर आने के बाद बाहर ही रहना, कहीं उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो। बॉडीगार्ड दिव्यंका की बात सुनते हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चले जाते हैं। उस बॉडीगार्ड ने जाते जाते जियान को भी इन्फॉर्म करना चाहा, पर उसका कॉल नहीं लगा। वहीं दिव्यंका जैसे अपने कमरे की तरफ जाने के लिए बढ़ती हैं कि उसे रियलाइज़ होता है कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं, जिसे देख वो वापस रुद्र के कमरे की तरफ जाती हैं और कुछ पल में थोड़ी बिखरी हुई हालत में हड़बड़ाए लिए बाहर आती है कि तभी कोई हाथ बढ़ाकर अंदर से उसे ज़बरदस्ती वापस अंदर खींच लेते हुए दरवाज़ा बंद कर देता है। और जब रुद्र को सुबह होश आता है तो खुद की हालत और दिव्यंका की हालत देख शौक रह जाता है। उसे सच में भरोसा नहीं होता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, पर दिव्यंका के बॉडी के निशान और खुद के गर्दन पर लगे खरोच के साथ कमरे की हालत देख वो कुछ कह ही नहीं पाता। पहले तो रुद्र को भी लगा कि यह सब दिव्यंका ने जानबूझ के किया, बाकी सारी लड़कियों की तरह उसे अपना बनाने की चाह में। पर फिर उसने सारी सिचुएशन चेक की जहां उसे दिव्यंका का कोई हाथ नज़र नहीं आता दिख रहा था। अब सिचुएशन बिल्कुल दिव्यंका के फेवर में था, जिसकी वजह से वो उसी दोस्त भी नहीं ठहरा पा रहा था। रुद्र ज़्यादा इस बारे में इस वक्त सोचना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसके जहन में सिर्फ अन्या का चेहरा था। खुद के वादे थे
जो उसने अन्या से किया था वो वादे अब रुद्र के गिल्ट में बदल गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अन्या से कैसे नज़रें मिलाएगा। उसका गिल्ट 3 साल पहले भी इसी तरह से उसने खोया था कि उसने अपने हाथों किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और अब तो उसका गिल्ट उस दिव्यंका के लिए खुद को गुनहगार समझने से बड़ा अन्याय के लिए समझ रहा था। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था और ना ही कर सकता था, कभी नहीं कर सकता था। फ्लैशबैक एंड। रुद्र ये सब देख और सोच रहा था क्योंकि बेहोशी के बाद उससे कुछ याद नहीं, और जो कुछ भी वो देखा सुना वो कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था, जहां उससे दिव्यंका के एक्शन से ऐसा लगा ही नहीं कि ये प्लानिंग थी। रुद्र ने तो बॉडीगार्ड, डॉक्टर सबसे इस बात की कंफर्म किया, जहां उसे एक बात अजीब लगी कि वो अचानक बेहोश कैसे हुआ। और रुद्र ये साफ देख सकता था कि जो हाथ दिव्यंका को अंदर खींचे हैं उसने वही कपड़े पहने हैं जो उसने उस दिन पार्टी में पहने थे। ये सब याद कर उसका दिमाग कैसे चलना बंद हो गया था। उससे सिचुएशन में सिर्फ खुद को अन्या का दोषी जो ठहरा रहा था, वो बस अपने गिल्ट की आग में जल रहा था। तभी कमरे में दस्तक होती है, जिससे रुद्र का ध्यान उस ओर जाता है। एक नौकर अंदर आते हुए कहता है, सर आपके कपड़े बड़े साहब ने भिजवाए हैं और कहा है कि आपको जल्दी तैयार होकर नीचे आने के लिए, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। यह सुन रुद्र उसे घूरता हुआ जाने को तेज आवाज़ में कहता है, जिससे वो नौकर अपनी खैर मनाकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं उसके दरवाजे पर बंद करने की आवाज़ के साथ रुद्र के दिमाग में एक बात स्ट्राइक करता है, और वो उस नौकर को लाए हुए कपड़े को देख कुछ सोचता है। जिसके बाद वो तुरंत ही जियान को कॉल कर अपने पास बुलाता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए वहाँ से भेज देता है। फिर खुद आगे बढ़ आकाश जी द्वारा भिजवाए कपड़े को उठाकर खुद से कहता है, डैड लगता है आपका बेटा आपकी बातों का मतलब समझ गया है। अगर ये कॉन्फिडेंस सिर्फ कंसिडेंस बना है तो मिस दिव्यंका राठी, यू पे फॉर दिस वेरी हार्ड। ये बोलते वक्त रुद्र के ओरे में वो डार्कनेस थी जो एक नज़र देख जिसके अंदर डर पैदा करने के लिए काफ़ी थी। रुद्र कपड़े लिए चेंज करने चला जाता है। वहीं अन्या का घर। अन्या के वापस आने से पहले केवेंद्र जी ने शैलेश के लाए हुए सामान को हटा दिया ताकि अन्या को भनक न लग सके। उनके आने के साथ ही दिव्यंका और रुद्र की सगाई की बात की। उन्होंने अन्या के सामने काफ़ी कोशिश की सब नॉर्मल बनने की, पर खुद के अंदर उठ रहे तूफान को शांत नहीं कर पाए। सारिका जी भी अपने पति की ये दुविधा भरी परेशानी देख काफ़ी चिंता में कहती हैं। केवेंद्र जी जब अपने जज्बात काबू नहीं हुए तो वो अपने कमरे में आकर बौखलाए बेड पे बैठ जाते हैं और अपना चेहरा अपने हाथों में भर लेते हैं। सारिका जी भी उनकी परेशानी को भाप उनके पीछे चली जाती हैं और अपने पति का ये हाल देख उनके कंधे पे हाथ रख अपनी भारे मन को शांत करते हुए कहती हैं, शांत हो जाइए जी, सब ठीक हो जाएगा। ये सुन केवेंद्र जी अपना संयम खोते हुए कहते हैं, कैसे शांत हो जाऊं सारिका, तुम बताओ कैसे शांत हो जाऊं। मुझ जैसा पिता इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो अपनी बेटी के लिए लड़ भी नहीं पाया, न तब उस बंधन में जुड़ने के वक्त न टूटने के वक्त। ऐसा मेरी बेटी के साथ ही क्यों सारिका, आखिर क्यों? देख रही हो उसकी हालत, इतने मुश्किल वक्त में भी खुद को यूँ संभाल बैठी हैं, पर मैं जानता हूँ कैसे वो घुट घुट कर जी रही हैं। इतना बोलते बोलते केवेंद्र अपने क्रोध में साथ खोते हुए तेज आवाज़ में खड़े होते हुए कहते हैं, अगर अन्या ने मुझे अपनी कसम न दे रखी होती ना तो मैं जाता उस दहलीज पे और सवाल करता, आखिर क्या कमी थी मेरी बेटी के समर्पण में। सारिका जी केवेंद्र जी को यूं देख एक पल डर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने पति को ऐसे क्रोध के बस में नहीं देखा था। पर जल्दी ही उन्हें शांत करते हुए कहती हैं, ज़रा धीरे बोलिए, अन्या ने सुन लिया तो वो परेशान हो जाएगी। आप तो जानते हैं ना उसकी हालत, वो आपको यूँ परेशान दे कहीं खुद को परेशान ना हो जाए। ये सुन केवेंद्र गहरी सांस लिए बेड पर हताश हुए बैठे रहते हैं। मुझे सच में अपनी बेटी को यूँ खुद से बढ़कर ऊंचे और अमीर ख़ानदान में भेजना ही नहीं चाहिए था सारिका, जहाँ उसकी कदर ही न हो। सारिका जी आगे बढ़ केवेंद्र जी के हाथ थाम कहती हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
आप सबको हमारी बेटी की कदर है वहाँ। आपने देखा नहीं सब कितना फ़ोन करते हैं, अन्या को कितना याद करते हैं। और मैं जानती हूँ अन्या ने अगर सबको या दामाद जी उनके बच्चे के बारे में बताया होता तो शायद पर परिस्थिति अभी वैसी नहीं होती। न जाने क्या वजह है जो वो अब तक ये बात सबसे छुपाए बैठी है। जब भी पूछती हूँ तो बस यही कहती है कि अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए उसने ऐसा कदम उठाया है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। केविंदर उनकी बात सुन कहते हैं, क्या पता सारिका बात क्या है। तुम्हें पता है आज भाई साहब बातों के जाल में अन्या को कितना बुरा भला कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि तलाकशुदा लड़की के लिए इस समाज में रहना बहुत मुश्किल है और ऐसा नापाक रिश्ते बता रहे थे कि तुझसे क्या कहूँ। मुझे समझ नहीं आता सारिका, हमारी बेटी के भाग में क्या है। आखिर क्यों भाई साहब हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं। आखिर क्यों? हमने तो कभी उनका बुरा नहीं चाहा तो क्यों। इतना बोलते बोलते उनका गला रुंध आया और वो अपना चेहरा दोबारा अपनी हथेलियों में भर लेते हैं। सारिका जी की भी आंखों में आंसू थे। वो अपने पति की ये हालत देख नहीं पा रही थी और न कुछ कर पा रही थी। वो बस उनके कंधे पर सिर रख उनका साथ दे सकती थी। वहीं दरवाजे के पास खड़ी अन्या ये सब देख काफ़ी ज़्यादा टूट रही थी। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। अपने माता पिता यूँ मजबूर और कमज़ोर महसूस करता देख उसकी वजह से अन्या को ये सारी बातें अंदर तक चुभ रही थी। वो वहाँ से तेज़ कदमों में चलते हुए बाहर आ जाती हैं और अपने छोटे से गार्डन एरिया में खुली हवा में सांस लिए खुद से अपने आंसुओं के भीगी पलकें लिए कहती हैं, सॉरी मम्मा पापा, आपकी बेटी की वजह से ये सब देखना पड़ रहा है। फिर अपने आंसू शांत कर एक निश्चय से कहती हैं, दिव्यंका यू पे फॉर थिस। मेरे मामा पापा के आंसू, मेरे बच्चे की मौत और मेरे बिखरे हुए रिश्ते की सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। और इस बार माफ़ी की उम्मीद मत रखना। बहुत माफ़ कर लिया तुम्हें और तुम्हारी नादानियों को समझी, लेकिन इस बार नहीं। यू पे फॉर थिस। इतना बोल अन्या खुद को मजबूत करते हुए अपने बच्चे हुए आंसू पोंछती हैं और अपना फ़ोन निकालती हुई एक नंबर डायल करती हैं। ऑल सेट। उधर से कुछ बातें सुन अन्या के होठों पर हल्की पर तिरछी मुस्कान आ जाती हैं। आए वहीं दूसरी तरफ चौहान मैंसन में सगाई की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। आकाश जी ने दिव्यंका की हालत देख घर में ही फंक्शन करने का फैसला किया था और कुछ खास मेहमानों को ही बुलाया था। परिवार की इज्जत और मान के लिए दिग्विजय जी को वहां मजबूरन मौजूद रहना पड़ा। रेहान भी अपने दादाजी को यूं परेशान देख उनका साथ दिए उनके साथ खड़ा रहता है। अबे और सोरे भी मौजूद थे पर किसी का भी दिल वहाँ रहने का नहीं था। दिव्यंका तो अपने फूले नहीं समा रही थी। डिज़ाइनर ड्रेस पहनी वो पूरी तरह तैयार हुए अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ मौजूद थी, जहाँ शैलेश राठी अपनी शान बनाए सबसे मिल रहे थे। शैलेश राठी प्राउड स्माइल के साथ दिव्यंका के सिर पर हाथ फेर कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तुमने साबित कर दिया कि तुम शैलेश राठी की बेटी हो। जो तुम्हारा था वो तुमने देर सही पर हासिल कर लिया। फिर सामने देख नफरत से कहते हैं, इस चौहान परिवार ने मुझे बहुत जलील किया है। आज वो सारी जिल्लत का बदला लेने का वक्त आ गया है। दिव्यंका मुस्कुराकर अपने डैड का साथ देते हुए घमंड से कहती हैं, ऑफ कोर्स डैड, वैसे भी यहाँ तक पहुँचने में हमने जो खोया है उसका हर्जाना तो ये चौहान परिवार को देना ही होगा। देखना एक बार मैं इस एम्पायर की मालकिन बन जाऊँ, तब सबको उनकी एक एक करके औकात ना दिखाई तो मेरा नाम भी दिव्यंका नहीं। दोनों बाप बेटे अपनी जीत का परचम लिए मुस्कुरा रहे थे तो वहीं उनके बगल में खड़ी सुजाता जी उन्हें ऐसे देखकर काफ़ी निराशा से कहती हैं, दूसरों के दुखों पे अपनी खुशियों का महल नहीं बनाया जाता दिव्यंका। और वैसे भी तुम भूल रही हो कि तुम्हारे पिता की एक छोटी सी भूल ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था और कहीं हमें वो दिन दोबारा न देखना पड़ जाए। इतना बोलते बोलते सुजाता जी अपना मुंह फेर लेती हैं तो दिव्यंका अपनी माँ का हाथ थाम एक डेविल स्माइल लिए कहती हैं, रिलैक्स माँ, अपने बेटे के खास दिन पर अगर आप यूँ परेशान दिखोगी तो कहीं हमें आपकी वजह से वो दिन न देखना पड़ जाए। दिव्यंका अपनी बात कहकर सामने देखती हैं और बेपरवाही से कहती हैं, और वैसे भी अब आपकी बेटी के कंट्रोल में है तो चिंता करना बेफजूल है। आप बस अपने बेटे की खुशी को एंजॉय करें।
इतना बोल दिव्यंका आगे बढ़ जाती हैं। वहीं हॉल के साइड में बने कॉरिडोर में आकाश जी सबसे हटकर फ़ोन पे किसी से बातें कर रहे थे। उनके एक्सप्रेशन इस वक्त काफ़ी सीरियस थे, जैसे किसी बात को लिए वो काफ़ी गहराई से कह रहे हो। तभी कोई पीछे से आकर उनके कंधे पर अचानक हाथ रखता है, जिससे आकाश जी थोड़े हड़बड़ा से जाते हैं और अपनी पकड़ फ़ोन पे बनाए जैसे ही पलटते हैं तो सामने खड़े इंसान को देख एक पल को शॉक हो जाते हैं। सामने रेहान आकाश जी को अजीब नज़रों से देख रहा था। वो उनकी हड़बड़ाहट को भांपते हुए शक भरी निगाहें लिए कहते हैं, डैड आर यू ओके? फिर आसपास नज़रें फेर कर कहता है, वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं? रेहान को एक देख आकाश जैसे कुछ चैन की सांस लिए उसकी बातें सुनते हैं, जिसके बाद वो अपनी हड़बड़ाहट को अपनी हंसी में बदलते हुए कहते हैं, अरे मैं तो बस अपने किसी दोस्त को सगाई में आने का पूछ रहा था। दोस्त का जिक्र सुन रेहान शक भरी निगाहों से कहता है, डैड फ्रेंड वो भी आपके? आई मीन जहाँ तक मुझे पता है इन 25 सालों में आपने लगभग सभी से रिश्ता तोड़ रखा है, आपका तो कोई फ्रेंड है ही नहीं, तो फिर आज? आकाश रेहान के सवालों पे शक को भांपकर हाथ रख काफ़ी सादगी से कहते हैं उसके कंधे, रेहान रिश्ता तो मैंने किसी से नहीं तोड़ा था, तुम और रुद्र इस वक्त मेरे बेटे थे। हाँ बस कुछ पल खुद में भटक गया था और ज़िंदगी से रूठ चुका था, तो इसका मतलब थोड़ी ना रिश्ता ख़त्म हो गया। तो वैसे ही है, कुछ तो जो पुराने हैं पर अब भी खास है। आकाश जी अपनी बात कर मुस्कुराकर उसे देख जाने लगते हैं तो रेहान उन्हें रोक काफ़ी मायूसी भरे लहजे में कहता है, रिश्ता तो आपका भाभी के साथ भी था ना, तो आज आप भाभी की जगह कैसे किसी और को भाई की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हो डैड? आपने एक बार भी भाभी के बारे में नहीं सोचा? इतना बोल रेहान अपना हाथ उनके आगे जोड़ काफ़ी दुखी मन से कहता है, प्लीज़ डैड रोक दो ना ये सब प्लीज़। मैं भाई के साथ किसी और को भाभी की जगह जुड़ते नहीं देख सकता, मैं उनकी जगह शायद ही किसी को दे पाऊँगा, प्लीज़ डैड। रेहान की आंखों में आंसू छलक आए थे, जिसे देख आकाश जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो आगे बढ़ उसके आंसू पोंछ कर कहते हैं, रेहान तुम अपनी भाभी को अपनी लाइफ की जादू की छड़ी मानते हो ना? रेहान उनके ये कहने पर कुछ असमंजस में देख हाँ में सिर हिला देता है, तो आकाश आंखों के साथ अपने शब्दों में विश्वास लिए कहते हैं, तो बस इस छड़ी पर विश्वास रखो, जो होगा सब ठीक होगा। चलो बाहर चलो, गेस्ट सब आ चुके हैं और डैड अकेले हैं वहाँ, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। इतना बोल आकाश वहाँ से सिर हिलाए चले जाते हैं। तो बस रेहान उन्हें एकटक देखते रहता है। आकाश जी बातों में छुपे मतलब को रेहान समझ के भी नहीं समझ पाता, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी जहाँ उसका दिल जिस भरोसे की चाह दिखा रहा था, तो वहीं दिमाग उससे उसकी राह से भटका रहा था। रेहान जैसे खुद में तसल्ली लिए बाहर आ जाता है। गेस्ट ऑलमोस्ट सब आ चुके थे, पर अभी 2 लोग नहीं आए थे। एक जिसकी आज सगाई थी वो था रुद्र, और दूसरा जिसकी राह घड़ी बेघड़ी आकाश जी ताक रहे थे। तभी आकाश जी के पास दिव्यंका अपने चेहरे पर मायूसी लिए आती हैं और बुझे हुए मन से कहती हैं, अंकल आपको क्या लगता है ये सगाई ठीक है? आकाश जी दिव्यंका की बात सुन उचकते हुए कहते हैं, क्या मतलब? दिव्यंका अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, मतलब ये अंकल, दिग्विजय जी की तरफ इशारा करते हुए, दादाजी ने अब तक मुझे स्वीकारा नहीं है और मिस्टर चौहान तो उन्हें बहुत मानते हैं, उन्हें तकलीफ़ देख मिस्टर चौहान क्या मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर आपके कहने और अपने होने वाले बच्चे का सोच में तैयार हुई, पर लगता है मिस्टर चौहान वो तैयार नहीं है, इसीलिए वो अब तक नीचे। इतना बोलते बोलते वो अपनी पलकें झुका बेचारा बनने का नाटक करती हैं, ताकि आकाश जी रुद्र को नीचे बुलाए और उससे सगाई करने के लिए मजबूर करे। आकाश जी दिव्यंका का चेहरा देख एक ठंडी आह भरकर एक मुस्कान के साथ कहते हैं, दिव्यंका बेटा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? डैड से मैंने कहा है मैं बात कर लूँगा। देखो डैड भले ही तुमसे नाराज़ हैं, पर वो यहाँ मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि सब ठीक है। और हाँ रही रुद्र की बात, तो तुम चिंता मत करो, वो आता ही होगा। मैंने उससे बात की है और वो मेरी बातों का मतलब भी समझ चुका है, तो तुम चिंता मत करो, सब जैसे मैंने सोचा है वैसे ही होगा। अपने ख़ास दिन को तुम्हें खुलकर जीना चाहिए, क्या पता आगे क्या हो।
इतना बोलते बोलते आकाश जी की नज़र सामने सीढ़ियों से आते रुद्र पे जाती है, जिसे देख वो एक रहस्यमय मुस्कान लिए कहते हैं, अरे देखो रुद्र भी आ गया, तुम खामखा टेंशन ले रही थी, अब देखना सब ठीक होगा। आकाश जी की बात सुन दिव्यंका भी सामने देखती हैं तो उसकी आंखों में एक चमक सी छा जाती है। वो अपने होठों पे कातिल मुस्कान लिए आगे बढ़ती है। रुद्र दिव्यंका के सामने ब्लैक कॉलर के 3 पीस सूट पहने खड़ा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन उसका भावहीन चेहरा भी हर के दिल के हालचाल पैदा करने के लिए काफ़ी था। उसका ऑरा ही कुछ ऐसा था कि हवाओं की एक अलग ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उसको वहाँ महसूस हो रही थी। दिव्यंका रुद्र को अपनी कातिल निगाहों से एडोर करते हुए मन में कहती हैं, वाह वाट अ चर्म, ये पर्सनालिटी के साथ खड़े की औकात तो इस मिडिल क्लास अन्य की बिल्कुल नहीं थी। यह सब दिव्यंका राठी का है। फिर खुद की बातों पे गौर किए धीरे से नाम में सिर हिलाते हुए कहती हैं, नो दिव्यंका राठी नहीं, दिव्यंका रुद्र राय चौहान, मच बेटर। इतना बोल दिव्यंका अपने ड्रेस सही कर अपने अदाओं के जाल बिछाकर काफ़ी नज़ाकत के साथ रुद्र के पास जाने लगती हैं। रुद्र भी सामने से अपने कदम बढ़ाता है तो दिव्यंका की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी से आगे बढ़ जैसे ही अपना हाथ रुद्र की तरफ बढ़ाती हैं कि रुद्र उस पर बिना कोई ध्यान दिए सीधा उसके सामने से यूँ निकल जाता है। वैसे विचार देख जैसे कोई अपना रास्ता बदलता है। दिव्यंका तो अपने अरमान लिए ताकते रह जाती हैं और रुद्र उसे इग्नोर कर दिग्विजय जी के पास चला जाता है। ये देख दिव्यंका अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए मन में कहती हैं, आह अंधा इंसान, मुझ जैसी बला को छोड़ उस बुड्ढे की जी हुजूरी करने गया है। देख लूँगी, सबको देख लूँगी, बस एक बार मुझे वो हासिल हो जाए जिसके लिए मैंने ये इतनी मेहनत की है। इतना बोल दिव्यंका गुस्से में पैर पटक चली जाती है। तो वहीं रुद्र दिग्विजय जी के पैर छूने को झुका है तो वो अपना कदम पीछे खींच बेरुखी से कहते हैं, रहने दो, इज्जत दिल में होनी चाहिए, दिखावे में नहीं। दिग्विजय जी के अल्फाज रुद्र को काफ़ी बुरे लगते हैं पर वो फिर भी कुछ नहीं कह पाता। वो अपनी निगाहें उठाकर सबको देखता है। रेहान, अवेश, शोरे, तविस, आज सबकी निगाहें रुद्र को काफ़ी बेरुखी नज़रों से देख रही थी। ये सब देख रुद्र बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। तभी आकाश जी जो किसी से बातों में लगे थे, अचानक उनकी नज़र सामने से आते एक शख्स पे पड़ती है, जिसे देख आकाश जी आगे बढ़ अपनी बाहें फैलाकर कहते हैं, ओहो फाइनली तुम आ गए। वो शख्स भी आकाश जी को देख मुस्कुराते हुए उनके गले लगने को कहता है, अरे भाई इतने सालों के बाद तुमने मुझे यूँ याद किया तो मैं ऐसे नहीं आता। ये शख्स देखने में आकाश जी की उम्र के मुताबिक हैं। उसके साथ ही डॉक्टर आवेश बनर्जी विदेश में रहने वाले सबसे मशहूर और जाने माने डॉक्टर थे और आकाश जी के काफ़ी पुराने और जिगरी साथी। आकाश जी उन्हें देख काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कहते हैं, हाँ साल तो बीत गए। आवेश जी आकाश जी के कंधे पर हाथ रख कुछ नरमी वाली लहजे में कहते हैं, जब से कौशल्या भाभी गई थी तुमने हमसे क्या खुद से रिश्ता तोड़ लिया था। वक्त बे वक्त में तुमने ऐसा मुंह मोड़ा कि क्या बताऊं कि साल लग गए मिलने पे, पर मुझे खुशी हुई, कम से कम साल लगे पर तू वापस तो आ गया अपने उस सनियत से। आकाश जी उनकी बात सुने एक दर्द भरी मुस्कान ले कहते हैं, हाँ यार खुशी तो मुझे भी, चलो आज मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। इतना बोल वो आकाश जी एक एक करके सबसे मिलवाते हैं। दिग्विजय जी, रेहान, सोरे, तविस, अबे। आकाश जी को अपने साथी के साथ यूँ मिलते जुलते देख सभी हैरान भी थे और बहुत कुछ भी खुश भी, क्योंकि आकाश जी को किसी ने ऐसे देखा जो नहीं था। आकाश जी बातों ही बातों में आवाज़ जी को दिव्यंका के पास ले जाते हैं और उससे मिलवाते हुए कहते हैं, आवेश इससे मिलो, ये है दिव्यंका राठी, मेरे होने वाली बहू। दिव्यंका का नाम तो आवेश जी को एक फीका रिएक्शन देते हुए ज़बरदस्ती की मुस्कान देती है। वहीं आवेश जी एक नज़र दिव्यंका को देख अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर पोलाइटली में कहते हैं, बेटा आई मस्ट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, कॉन्ग्रेचुलेसन। दिव्यंका उनका कॉम्प्लीमेंशन सुन अपने खूबसूरती पे इतराते हुए उनका थैंक यू कहती है
कि आकाश जी अपनी खुशी को दुगनी करते हुए अवैस जी से कहते हैं, अरे भाई, सिर्फ एक कॉन्ग्रेचुलेसन से काम नहीं चलेगा, दुगनी बधाई देनी होगी। उनकी बात सुन अवैस जी असमंजस में उन्हें देख कहते हैं, क्या मतलब? आकाश जी हंसते हुए कहते हैं, मतलब ये कि मैं बहुत जल्द दादा भी बनने वाला हूँ। आकाश जी की बात सुन अवैस जी एक नज़र दिव्यंका को देखते हैं। उन्हें एक पल अजीब लगता है, फिर खुद में मुस्कुराकर कहते हैं, ये तो सच में अच्छी बात है, तुम्हें तो दुगनी बधाई हो। ऐसा कम ही है कि बहू के साथ पोता भी आने की खुशखबरी मिलने को है। इतना बोल वो दिव्यंका को भी कॉन्ग्रेचुलेसन कहते हैं तो दिव्यंका मुस्कुराकर उन्हें थैंक यू कहती हैं। दिव्यंका मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। आकाश जी को उसकी प्रेगनेंसी की खबर यूँ खुशी खुशी से सबकी बताते देख उसे अपने पाँव पर इस घर में बसते हुए नज़र आ रहे थे। उसने तो जैसे सोच रखा था कि आज सगाई की खबर के साथ अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ को कैसे भी करके पब्लिक करके रहेगी, पर यह सब खुद होते देख जैसे वो बेफिक्र हो चुकी थी, क्योंकि आकाश जी को उनके सारे काम कर रहे थे। अवैस जी आकाश जी की बातें सुन खुश होते हुए कहते हैं, अरे आकाश, अब अपने बड़े बेटे से मिलवाओ, काफ़ी नाम और तारीफ़ें सुनी हैं उसकी, अब मिलना तो बनता है। अवैस जी की बात सुन आकाश जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर कहते हैं, बिल्कुल। फिर आसपास निगाहें घुमाकर रुद्र को ढूंढते हैं। तभी रुद्र जो आकाश जी के पास आ रहा था, उनकी निगाहें जब उस पर जाती हैं तो आकाश जी प्राउड स्माइल के साथ कहते हैं, हेयर इज़ माई सन रुद्र। उनकी बात सुन अवैस जी सामने देखते हैं तो एक पल रुद्र को देख कुछ उचक से जाते हैं, जिसके बाद अगले ही पल कुछ याद करते हैं। रुद्र आकाश जी के पास आता है तो वो उससे भी अवैस जी से मिलते हैं। रुद्र भी उन्हें देख ग्रीट करता है तो अवैस जी उसे देख सोचने वाले अंदाज में कहते हैं, रुद्र, शायद हम पहले कभी मिल चुके हैं। उनकी बात सुन रुद्र भी बड़े गौर से उन्हें देखता है तो उससे भी उनका चेहरा काफ़ी जाना पहचाना लगता है। वो भी सोचने लगते हैं कि आखिर उनकी मुलाकात कब और कहाँ हुई। अवैस अपने दिमाग में जोड़ दिए जैसे ही रुद्र को देख कुछ कहने को होते हैं कि तभी शैलेश राठी आकाश जी के पास आते हुए काफ़ी खुश मिजाज के साथ कहते हैं, अरे समधी जी, ये मिलना मिलाना तो होते रहेगा, सबसे पहले वो ज़रूरी काम कर ले जिसके लिए शाम रखा गया है। आकाश जी शैलेश राठी की बात सुन हामी में सिर हिलाए खुशी से भर कहते हैं, बिल्कुल राठी जी, ये शाम तो मैंने किसी खास मौके के लिए रखा है, अब बस इस शाम को यादगार बनाते हैं, चलिए। इतना बोल आकाश जी रुद्र को इशारा करते हैं तो वो एक ठंडी आह भरे सामने आता है और दिव्यंका के बगल में बेमन से खड़ा होता है। तो वहीं दिव्यंका रुद्र के सामने अपना नाटक जारी किए मासूम बने कहती है, सॉरी मिस्टर चौहान, सच्ची में मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी। आप तो जानते हैं कि मेरा इरादा कभी आपकी लाइफ में शामिल होना नहीं था, वो तो बस अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए। दिव्यंका इसके आगे कुछ कहती कि रुद्र अपना हाथ दिखाए उसे रोकते हुए बिना उसकी तरफ अपनी नज़रें फेरे काफ़ी लापरवाही से कहता है, आई डोंट नीड योर एक्सप्लेन मिस राठी। फिर अचानक ही कुछ सोचते हुए दिव्यंका की तरफ मुड़ उसकी आंखों में देख अपने रहस्यमय अंदाज में कहता है, और अगर आप इतना ही सॉरी फील कर रही है तो दरवाजे की दूरी इतनी दूर नहीं मिस राठी कि आपके कदम थक जाए, आप आज़ाद हैं अपने फैसले के लिए। इतना बोल रुद्र उसे अपनी आंखों से दरवाजे की ओर इशारा करता है, जिसे देख दिव्यंका का मुंह बन जाता है और रुद्र से अपनी नज़रें फेर डीठ बनी वहीं खड़ी रहती हैं। रुद्र उसका रुख देख अपने मन में डेविल स्माइल लिए कहता है, जानता था मिस राठी इतनी भोली नहीं है जितना आप बनती हैं, लेकिन अब शायद अपने भोलेपन का मुखौटा गलत इंसान के आगे पहन रखा है, जिसका हर जाना तुम्हें तो भरना ही होगा। रुद्र खुद में कुछ सोच एक नज़र अपनी घड़ी पे डालता है कि तभी सुजाता जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रिंग की प्लेट उनकी तरफ बढ़ाती हैं, जिसे देख दिव्यंका अपने चेहरे पर ना खुशी की स्माइल लिए उस रिंग को लिए रुद्र की तरफ बढ़ती हैं। तो रुद्र अपने पैंट की पॉकेट्स में से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर रुद्र का हाथ देख वहाँ खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। आकाश जी आगे बढ़ परेशान स्वर में कहते हैं, रुद्र ये क्या है? रुद्र के हाथों की बैंडेज बंदी थी जो उसकी उंगलियों को पूरा कवर कर लिया था। रुद्र दिव्यंका की तरफ एक विनिंग स्माइल लिए देखता हुआ अपना हाथ
अपने चेहरे के पास ले जाता हुआ उसमें अपनी नज़रें फेर कहता है, ये कुछ नहीं डैड, बस कुछ अधूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश में हो गया। वैसे डोंट वरी, मामूली सी चोट है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। वहीं ये सब देख दिव्यंका गुस्से में रुद्र को घूरती है और रुद्र को पहनाने वाली रिंग काफ़ी मजबूती से अपनी मुट्ठियों में कसती हैं। खुद को अपने गुस्से पे काबू करने की कोशिश करती हैं। वो जानती थी वो चोट रुद्र को कोई यूं ही नहीं लगी होगी, वो बस उससे ना जुड़ने के बहाने के लिए खड़ा था उसके सामने। आकाश जी ये देख काफ़ी नरमी से कहते हैं, रुद्र तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, अब ये सगाई कैसे होगी। फिर खुद में ही कुछ सोचते हुए कहते हैं, खैर छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम ही दिव्यंका को रिंग पहना दो। ये सुन रुद्र बिना किसी भाव के हामे में सिर हिलाए रिंग लिए हाथ दिव्यंका की तरफ बढ़ाता है तो दिव्यंका उसे एक नज़र घूर इतराते हुए अपना हाथ आगे करती हैं। रुद्र उसकी उंगली को देख उसमें जैसे रिंग डालने के लिए जाता है तो रिंग उसकी उंगली में घुसती तक नहीं। ये देख दिव्यंका कुछ उचकते हुए रुद्र को देखती हैं तो रुद्र अपनी दोनों आईब्रो उचकाते हुए अनजान बने इशारा करता है। बेचारी दिव्यंका की उंगली में वो रिंग जाना तो दूर, उसकी उंगली तक नहीं लग रही थी। दिव्यंका अपना हाथ पीछे कर खुद को रिंग फिक्स करने की कोशिश करती है। ये सब देख आकाश जी परेशान भरे स्वर में कहते हैं, ये क्या हुआ दिव्यंका, रिंग नहीं हो रही है। पर ये कैसे हो सकता है, रिंग तो तुमने खुद अपने नाप की करवाई थी, तो फिर ये कैसे। दिव्यंका अपने जतन में लगी परेशान स्वर में कहती है, पता नहीं अंकल, ये कैसे हो गया, सुबह तक तो ये रिंग परफेक्ट थी, अचानक। इतना बोल जैसे उसके दिमाग में कुछ आता है, जिसके बाद वो अपनी नज़रें उठाकर रुद्र को देखती है जो उसे काफ़ी बेपरवाही से और जतन करते हुए देख रहा था। जैसे दिव्यंका को सब समझ आने लगता है। आकाश जिसे यूँ परेशान देख नरमी से कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आप किसी दूसरी उंगली में ट्राई कर लो। दिव्यंका रुद्र को अपनी छोटी आंखें छोटी कर घूरते हुए काफ़ी कसी आवाज़ में कहती हैं, किसी उंगली में नहीं आएगी अंकल, जब रिश्ता जुड़ने वाले इंसान को ही उसकी चाह ना हो तो रिंग की क्या गलती है। इतना बोल दिव्यंका अचानक ही अपनी आंखों में आंसू लिए अपना मुंह फेर लेती हैं, जिसे देख शैलेश राठी अपनी बेटी के साथ खड़े हुए उसे संभाले कुछ ऊंची आवाज़ में कहते हैं, ये क्या समधी जी, हमने नहीं सोचा था आप हमारी बेटी की यूँ बेइज्जती करें सबके सामने। आकाश जी उससे यूँ तमाशा करते हुए देख उसे संभालने की कोशिश किए काफ़ी नरम भाव से कहते हैं, राठी जी ज़रूर हड़बड़ी में गलती हो गई है, पर ऐसे मौक़ों पर कभी कभी ये सब हो ही जाता है, इसमें चिंता की बात नहीं है, हमारा इरादा ऐसा कुछ नहीं था। आकाश जी को यूँ अपने सामने नरमी से पेश आते देख शैलेश राठी की जैसे हिम्मत 10 गुना बढ़ जाती है। वो उनका मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहते हैं, हाँ समधी जी, आप तो ऐसा कहेंगे ही ना, आप सबकी तो ये पुरानी आदत है। ज़रूर हमारा रुतबा आपके जैसा नहीं है, पर हम इस रीति रिवाज को मानने वाले इज्जतदार परिवार हैं, आपकी तरह नहीं कि शादी करने जाओ किसी और से और कर लो किसी और से, और सगाई का भी कुछ यही हाल बना बैठे हैं आप। शैलेश राठी की बात सुन रुद्र को काफ़ी गुस्सा आता है। उसका तो मन करता है कि अपनी गन निकाले और शैलेश राठी के सीने में अपनी गन की सारी गोलियां खाली कर दे, पर वो कुछ कहता उससे पहले आकाश जी नाराज़ हुए उखड़े लहजे में कहते हैं, अब आप अपने हद पार कर रहे हैं राठी साहब, हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे भी चुप रहेंगे। माना हमने गलती हुई है, पर जल्दबाजी में चूक सबसे होती है। आकाश जी को भड़कते हुए देख दिव्यंका जैसे अपने हाथों से शैलेश राठी के बाजू को हल्का दबाते हुए उसे बात संभालने का इशारा करते हैं, जिसे देख शैलेश राठी जल्दी से अपने होश में आता है। अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहते हैं, माफ़ करिएगा समधी जी, पर आपकी ये चूक हमारी बेटी की इज्जत और सम्मान पे बात आ गई तो मैं कह गया, और वैसे भी मेरी बेटी आपके ख़ानदान को वारिस देने वाली है, तो आपको उसकी इज्जत का तो इतना ख्याल तो रखना ही चाहिए। फिर अपनी तंज भरी निगाहें रुद्र पे डालते हुए कहते हैं, और आपके बेटे को भी, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। शैलेश राठी की ये आयलत में वहाँ के सारे लोग हल्की कंजूसी होने लगती हैं, तो वहीं दिग्विजय जी के सब जैसे अपना आंख बंद कर लेना चाहते थे। वो अपने ख़ानदान का यूँ नाम उछलते हुए देख आकाश जी उनकी बात सुन कुछ कहते कि तभी
वहाँ दूसरी आवाज़ गूंजती है, ये नहीं हो सकता। ये लड़की रुद्र के बच्चे की माँ कभी नहीं बन सकती। यह शब्द जैसे उस वक्त वहाँ की हवाओं में गूंज उठता है और चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा जाता है, जिसके बाद सबकी हैरान निगाहें सिर्फ एक अक्स पे ठहर जाती हैं।